ओके, सो प्रीवियस सेशन में यस प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 295 तक हमने सॉल्व किया था, राइट। देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट इन टाइम वैल्यू, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले 263 का एक क्वेरी था, राइट। एक 263 पे चेक कर लेते हैं क्या है 263। यस अर्पित, क्या बोलना है आपका? आंसर जो मार्क किया वो करेक्ट है। एक सेकेंड, एक बार चेक क्या बोल रहा है। एक सेकेंड बेटा, मैंने सुन लिया बातें दोनों की, एक बार चेक तो मेरे रीड कर दीजिए फिर से। राजा aged 40 wishes his wife Rani to have 40 lakhs at his death, मतलब उसको 40 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। If his expectation of life is another 30 years, 30 साल उसका अभी लाइफ और जीने का चांसेस है। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब अब वो बार बार इन्वेस्ट कर रहा है, बार बार इन्वेस्ट करेगा, मतलब ये अमाउंट ऑफ एन्युटी है, राइट। कमेंसिंग नाउ का क्या मतलब होगा? स्टार्टिंग टुडे। स्टार्टिंग टुडे मतलब ये ड्यू का फॉर्मूला होगा, राइट। कंपाउंड एनुअली, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? तो यहाँ पे वी कितना है? 40 lakhs। एन कितना है? 30 years। आई कितना है? 0.03। और आपको निकालना क्या है? ए। लेकिन फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? v इज इक्वल टू ए इंटू दिस ब्रैकेट इंटू 1 प्लस आई। क्या ये 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग? यस अर्पित, सॉरी 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 सॉरी, फ्यूचर वैल्यू, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू दिस ब्रैकेट इंटू 1 प्लस आई। क्या ये मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा आप लोग? 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैलकुलेशन करता हूं, तो ये 40 लाख है, a into 1.03 to the power 30, 1.03 to the power 30 minus 1 divided by 0.03 into 1.03, इस तरह करना पड़ेगा, राइट। मुझे सिर्फ पहले इस ब्रैकेट का आंसर चाहिए। कैन यू प्लीज टेल मी इस ब्रैकेट का आंसर क्या था? सिर्फ इतने ब्रैकेट का कितना? 47.57, बस अपनी दो डिजिट आ रहे हैं। 5754 ओके, इंटू 1.03 और ये 40 lakhs, राइट। अब ये जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 49 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको यहाँ से डिवाइड करो, 40 लाख डिवाइड बाय दिस अमाउंट, जो भी आंसर आएगा वो एक आंसर है। क्लियर है ये? अगर आप ये 1 प्लस आई भूल जाते हो ना बेटा, 1 प्लस आई ये वाला पॉइंट, तो आपका 84,000 आता है। अरे गेटिंग दिस पॉइंट, तो आपने 1.0 से भूल गए आप लोग। हाँ, तो वो कमेंसिंग नाउ का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। कल भी मैंने इस पे टारगेट किया था कि कमेंसिंग नाउ है, दैट मींस वो ड्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस वाज 263। और किसको प्रॉब्लम आ रहा था? किसमें? 216, this one. Yes, Mr. Paul invested 1 lakh in the mutual fund scheme. After 1 year, in January 19, she got a discount dividend amounting to 10,000 for the first year, 12 for the second year, 16 for the third year, 18 for the fourth year, 21 for the fifth year. CAGR निकालना है। तो CAGR का मैंने आपको सीधा सीधा शॉर्टकट दिया था। बेसिकली आपको 10,000 से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, मतलब टोटल फिफ्थ ईयर में आपको कितने तक पहुंचना है? 21,000 तक पहुंचना है। और CAGR का मैंने शॉर्टकट दिया +%, राइट। टिक 10,000 मैंने कैलकुलेटर प्लस 20.38%, ऐसे 4 बार करने आपको, प्लस 20.38%, प्लस 20.38%, प्लस 20.38%, प्लस 20.38%, 4 बार जब प्रेस करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 21,000। आ रहा है? तो ये डायरेक्ट आंसर है। अब वो बच्चे हैं जिनको लगता है कि सिर्फ फॉर्मूले से भी आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैंने शॉर्टकट सिखाया है, डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ यही करना है, आप ऐसे भी कर सकते थे। 21,000 डिवाइड बाय 10,000, दैट इज द लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। इसका रूट का फोर्थ रूट, क्योंकि ये ईयर 5 है और ये ईयर 1 है, राइट। तो 5 - 1 विल गिव यू 4, और जो भी आंसर आएगा उसको -1। तो आप 21,000 डिवाइड बाय 10,000 करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको फोर्थ रूट निकालोगे। फोर्थ रूट कैसे आएगा? 2 बार स्क्वायर दबा के और -1 करो, तो आपको आंसर मिलेगा 0.2038। आपको आंसर कितना मिलेगा? 0.2038, विच इटसेल्फ इज 20.38%। अरे समझ में? लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। कितने साल है टोटल? 5 साल है, तो 5 - 1 is 4, तो डिफरेंस ऑफ ईयर्स का लेंगे 4 ईयर्स और -1 करेंगे। आप फॉर्मूले से जाओ या +% से जाओ, चलेगा। 3-4 साल रहे तो मैं हमेशा बोलता हूँ +% करना, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं 8-10 साल है तो फिर मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, आप इस तरह करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कल की डिस्कशन। 295 तक हमने किया था। हाँ ठीक है ना बेटा, उसके करीबी ऑप्शन वही रहेगा। सी सबसे पहले ये 295 कंसेप्ट समझ में आ गया था कि सबको कल?
मैंने प्रेजेंट वैल्यू किया था विदाउट एन्युटी। विदाउट एन्युटी का मतलब होता है आप डायरेक्टली सिर्फ इसको डिस्काउंट करो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। कल मैंने आपको सिखाया था, एक होता है सीएफ, एक होता है डीएफ और एक होता है डीसीएफ। कैश फ्लो मतलब ये जो दी है वो, डीएफ मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाय जो भी 1 पॉइंट है, राइट। और डीसीएफ इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जो इसका टोटल रहेगा वो आपका आंसर रहेगा एनपीवी का। इज द पॉइंट क्लियर? अब ये तो मैंने आपको बताया था। और अभी इनका आंसर 11 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दिया होगा, गिवन इन्फॉर्मेशन दिया होगा, राइट। वो गिवन इन्फॉर्मेशन अगर वो देंगे कि हम कितना आंसर लेने वाले हैं, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई वो वैल्यू से करनी पड़ती है। हम जब डिवाइड करते हैं खुद से तो हम लेते हैं मे बी शायद 0.9090 8.8264, हमने 4 डिजिट ली, हो सकता है उन्होंने 3 डिजिट ली हो, इसलिए डिफरेंस आता है। बट दैट इज कम्प्लीटली ओके। जो करीबी ऑप्शन रहेगा उसको प्लीज मार्क करना। 5, 6, 8, 10 रुपए का फर्क रहा है एन्युटी में, दैट इज कम्प्लीटली ओके। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द राउंडिंग ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट 296, आई गेस 296 मार्क था ये, राइट। ओके, तो प्लीज ध्यान देंगे सब। 10 years ago, the EPS of was rupees 5 per share. Its EPS for this is 22. Compute it at what rate EPS of the company grow annually. बेटा यहाँ पे अगर आपको एनुअली ग्रो करना है तो एक CAGR का फॉर्मूला है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ ही पूछ रहा है और एनुअली पूछ रहा है। इन शॉर्ट ये CAGR पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? CAGR। 5 रुपए से लेके 22 तक आना है अपने को। 5 से लेके 22 तक आना है। तो कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है, 5 प्लस परसेंट, 15.97% करो 10 बार, 15.97% करो 10 बार, करना आएगा 5 प्लस 15.97% प्लस 15.97% प्लस 15.97%, 10 टाइम्स करेंगे। इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट CAGR। दिस इज नथिंग बट CAGR। बेटा 5 लेना है प्लस 15.97% करना है 10 टाइम्स, प्लस 15.97% प्लस 15.97%। 5 से लेके 22 तक की जर्नी अपने को तय करनी है और बीच में 10 साल है। तो एट 10% मतलब एट 15.97% फॉर 10 टाइम्स, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे सबका ये तो आपका 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। तो आपको बेसिकली ऑप्शंस की मदद लेके ही करना था। आप इस तरह भी कर सकते हो, लास्ट वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू, 22 डिवाइड बाय 5, और इसका 9th रूट लेना पड़ेगा, राइट, -1। अब 9th रूट तो आता नहीं है आपको, तो फिर वो 12 टाइम्स वाला करना पड़ेगा। तो वैसे करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके। अगर ऑप्शन से जाएंगे तब भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन क्या था ये? तो द क्वेश्चन वाज ऑफ CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3-year, हाँ ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन है बेटा। ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन एक सेकंड पेंडिंग रखो। जैसे ये शीट कंप्लीट होगा मैं बॉन्ड वाला कांसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद यही वाला एग्जांपल मैं नॉर्मली देता हूं जब भी मैं स्टार्ट करता हूं बॉन्ड का क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखो ये 297 को। नेक्स्ट 298, कंप्यूट द NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर से वो NPV वाला क्वेश्चन बोल रहा है। फॉर अ प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना मांग रहा है वो? 1 लाख रुपीस। और नेट कैश फ्लोस कितने देगा? पहले साल में 51, 55, सेकंड ईयर में 80 और तीसरे साल में वो देगा आपको 15,000। और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। और अगर आप देखोगे उन्होंने आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दिए हैं, अब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो 1 लाख रुपीस, इन्वेस्ट कितना करो 1 लाख, वो रिटर्न कितना देगा बेटा आपको? तो रिटर्न देगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में। बताइए कितना कितना रिटर्न दे रहा है? पहले साल में 55 दे रहा है, दूसरे साल में 80 दे रहा है और तीसरे साल में सिर्फ 15,000 दे रहा है, ठीक है। तीसरे साल में कितना दे रहा है? सिर्फ 15,000। और अब डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे। आइडियली आपने ये आंसर कैसे निकालना चाहिए था? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई करके, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई करके, मतलब 1 डिवाइड बाय 1.1 करके। अगर आप 1 डिवाइड बाय 1.1 करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0.9090, फिर आंसर मिलेगा 0.8264, फिर आंसर मिलेगा 0.7513। लेकिन अब हम वो वाली वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने वैल्यूज दिया है, तो इन्होंने 3 डिजिट लिया है तो आप भी 3 डिजिट लोगे। 0.909, 0.826, 0.751। आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, DCF। कैन यू प्लीज कैलकुलेट द एंड गिव मी द टोटल? 1,27,340, राइट। समझ में आ रहा है? अब कहने से इतना नेट रिटर्न मिलेगा मुझे, लेकिन ये कमाने के लिए मुझे पे कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। तो नेट मेरे हाथ में कितना आएगा? 27,340। Is this a good investment? The answer is yes, it is a good investment because I am getting 27,340 extra. Are you getting this point? 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे आज की वैल्यू में 127,340 मिल रहा है। 27,340 ज्यादा ही मिल रहा है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। आई विल इन्वेस्ट इन दिस फॉर्म। क्लियर है? अगर मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं, अगर ये 99,480 आता तो आप क्या करते हैं? तो आप बोलते हैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आपका -520 आ रहा है।
मतलब आप 1 लाख इन्वेस्ट करो और मिलेगा सिर्फ 99,480, कोई सेंस बनता है क्या? नहीं, तो आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 299, 299 हो गया ना अपना? नहीं हुआ, बोलो। किसको? तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया ना मैं। सी, सुनो सुनो, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है पता है क्या? दिस क्वेश्चन इज a is equals to p into 1 plus i to the power n, बराबर? बेसिकली आई एम कैलकुलेटिंग p, a upon 1 plus i whole to the power n। मैं p कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने p 3 बार कैलकुलेट किया। पहली बार जो आएगा इसका आंसर आएगा, सेकंड इसका आएगा, थर्ड में इसका आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तब जाके 127,340 आएगा। ठीक है, तो ये जो डीसीएफ होता है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू होता है, एक का नहीं 3-3 बार होता है। तो बेसिकली मैं एक ही चीज 3-3 बार सॉल्व कर रहा हूँ, और वो 3-3 बार फॉर्मुला लिख के सॉल्व करना, उससे बेटर है ये वाला। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब इंटरमीडिएट में आओगे, लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये टेबल बनाना पड़ता है। मैं पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। लगभग हर टॉपिक में, वो पूरे सब्जेक्ट के हर टॉपिक में लगभग ऐसा कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको डिसीजन मेकिंग का है। डिसीजन मेकिंग मतलब मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको सबको आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। कोई 2 साल बाद जो मिलने वाला है, कोई 4 साल बाद मिलने वाला है, कोई 10 साल बाद मिलने वाला है, उन सबको आज की वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट, राइट? ओके, नेक्स्ट 299, if the nominal rate of growth is 17% and inflation is 9%, let P be the GDP and the present value, then the projected real GDP after 6 years will be. अगेन ये जो पॉइंट आ रहा है आपका 17 है और ये 9% है, अल्टीमेटली नेट अपने हाथ में कितना बचेगा? 8%। बस आपको यही चेक करना है कि अगर आज 1 है, अगर आज 1 है तो 8% पे आपका 6 साल बाद वैल्यू कितनी रहेगी? 6 साल बाद वैल्यू कितनी रहेगी? कैन यू प्लीज टेल मी? 8%, 8%, 8%, 6 साल में कितना रहेगा? मैं आपको दूसरा भी तरीका बताता हूँ, 1.587 समथिंग। अब ये क्वेश्चन का बोलने का तरीका क्या था, आप सुनो। लेट द प्रिंसिपल बी P ओनली, N is 6 years, I is net 8%। कैसे आया 8%? 70% मिल रहा है, लेकिन 9% इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है। मतलब जो मुझे, इन शॉर्ट, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, बैंक आपको 12% देता है, और बैंक अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो नेट आप 7% ही कमा रहे हो। आप ऐसा पकड़ के चलो, आप ये नहीं बोलोगे सर 12% मिल रहा है, 12 में से जो महंगाई बढ़ रही है उसका क्या करोगे? तो अल्टीमेटली नेट मेरे हाथ में 8% ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब 8% आता है तो ये, और आपको ए ढूंढना है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है, आपको ए ढूंढना है। तो वो बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 years। अगर अभी प्रेजेंट वैल्यू पी है तो 6 साल बाद आंसर कितना रहेगा? तो आपको सिर्फ ए का फॉर्मुला यूज करना है। ए का फॉर्मुला क्या है? पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। पी ही है यहाँ पे, और 1.08 टू द पावर 6, तो आप चेक करोगे तो 1.587 पी आएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का वो सिर्फ एनालाइजेशन देखना था। 299 ये जीडीपी वाला क्वेश्चन करके उन्होंने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को कि सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मली था, क्वेश्चन में रेगुलर ए वाला फॉर्मुला यूज करना था, बट वो क्वेश्चन के वर्डिंग कुछ अलग थे जिसको हमको एनालाइज करना था। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन 300 मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे सब। A sum of rupees 725 is lent in the beginning of a year at a certain rate of SI। ठीक है, 725 हमने SI पे डाला। After 8 months, a sum of 362.5 more is lent at the rate twice the former। मतलब वो क्या बोल रहा है? A sum of 362.4, एक और हमने इन्वेस्ट किया पहले से भी ज्यादा, ठीक है, बट एट द रेट ट्वाइस द फॉर्मर, मतलब पहले जो रेट चल रहा था उससे दोगुना रेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 33.5 is earned as interest from both the loans। टोटल 33.5 मिला अपने को। What was the original rate of interest? आपका रेट कितना था? वो बोलना क्या चाहता है समझो अच्छे से। मैंने पी इन्वेस्ट किया 725, ठीक है, 725 कितने महीने के लिए? 8/12 मंथ्स के लिए, बराबर? 8/12 मंथ्स के ईयर्स के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। 8 मंथ्स बोला ना उसने। और आर मुझे पता नहीं है, मतलब जो आई रहता है अपना, जो R/100 रहता है, आई डोंट नो दैट R/100। ठीक है, आई डोंट नो दिस। अब वो बोल रहा है यहां से 8 महीने बाद, आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब एक्चुअल मैंने ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 8 महीने बाद वो क्या बोल रहा है वो सुनो। एक पी और एक इन्वेस्ट किया, कितना उसने इन्वेस्ट किया? 362.5, इतना इन्वेस्ट किया। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अब आप बोलोगे सर इसको 1 ईयर क्यों किया? बेटा 8 महीने के बाद मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन इसको पैसा निकालना नहीं, 4 महीने और रहने दिए मैंने, 4 महीने और रहने दिए, राइट? इसके बाद इसका आर कितना आना चाहिए? इसका आय
2r/100, उसने बोला ट्वाइस द रेट, मतलब अगर इधर 4% था तो इधर 8% है, इधर 5% था तो इधर 10% है, एंड सो ऑन। ठीक है, और अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वो बोल रहा है इससे जो इंटरेस्ट मिला और इससे जो इंटरेस्ट मिला, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 33.5 मिला, दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना मिला? 33.5। प्लीज बताइए इसमें एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पीएनआई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 725 इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, और इसका एसआई क्या रहेगा? 362.5 इंटू 4/12 इंटू 4/12 इंटू 2r/100। चेक करो कितना आ रहा है। 1, तो मल्टीप्लाई करो बेटा 2r को। सुनो मेरी बात सुनो, 362.5 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इतना कैलकुलेशन करो सर, इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 241.66 आर अपॉन 100। विल दिस वर्क? अब वो बोल रहा है जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 33.5। समझ में आ रहा है कितना मिलेगा? 33.5। एक सेकंड, मुझे एक बार चेक करनी चाहिए। After 8 months, a sum of this is invested at the rate twice the former at the end of the year. End of the year बोल रहा है मतलब और 4 महीने के बाद की बात, इस पे तो ब्याज मिलेगा अपने को। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 725 r/100 प्लस 241.66 r/100 इज इक्वल्स टू 33.5, राइट? ये 100 इधर चला जाएगा तो दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 9.66 r इज इक्वल्स टू 3350, राइट? और जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 3.46%, विच इज द करेक्ट आंसर। एक बार ये समझिए, पहले मैं आपको फिर से एक टाइमलाइन पे समझा रहा हूं। मैंने ना यहाँ पे 725 इन्वेस्ट किया, ठीक है? यहां से 8 महीने 8 मंथ्स तक वो उतना ही रहा। फिर 8 महीने की बात की स्टोरी, 8 महीने की बात की स्टोरी, मैंने यहाँ पे और एक इन्वेस्ट किया, एक और नया इन्वेस्टमेंट किया यहां से, ठीक है? 362.5 एक और ऐसे समझो दूसरी बैंक में इन्वेस्ट किया 362.5, यहां से 12 महीने तक, मतलब अल्टीमेटली कहने से यहां से 4 महीने। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट पूरा साल भर का था और ये वाला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 महीने के लिए था, ठीक है? ये वाला पहला वाला इन्वेस्टमेंट कितने का था? पूरे साल भर का। और दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट कितने के लिए था? सिर्फ 4 महीने के लिए। दोनों का इंटरेस्ट मिला के 33.5 आया, तो मुझे आर कितना मिलेगा, राइट? आई फील दिस वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्योंकि एन्युटी में या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट पहली बार ऐसा क्वेश्चन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तो ये क्वेश्चन था, बट एनीवेज अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जरूर, ठीक है? नॉर्मली बच्चे वहीं तक जो होते हैं 8 महीने का लेते हैं, उसको पूरे साल भर का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां आपने पैसे निकाला नहीं है, उसको इन्वेस्ट रहने दिया, और यहां तक पहुंचने के बाद आपने जब चेक किया तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के 33.5 आया। क्लियर है पॉइंट सबको? सबको समझा ये पॉइंट? चलिए आगे बढ़ता मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेरीज रहेंगे और आपने इंडिविजुअल मार्क करना है तो प्लीज मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन वंस अगेन। ये आपको करना पड़ेगा, राइट? ओके, इसके बाद आपने जो क्वेरीज मार्क करा था वीवर फिर से बताना बेटा। सिर्फ 310 तक कौन सी क्वेरी बता दीजिए? 310 तक 308 और 301। 310 तक कोई क्वेरी है तो प्लीज बता दीजिए जल्दी बेटा। That's it. Okay, 301 मैं रीड करूं, प्लीज ध्यान देंगे। There is 60% increase in amount in 6 years at SI. What will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate? क्वेश्चन को एनालाइज करो अच्छे से। वो बोल रहे हैं there is 60% increase in 6 years at SI। बेटा SI है मतलब कहने से इंटरेस्ट इक्वल रहेगा हर साल। इंटरेस्ट कितना रहेगा? इक्वल। तो 6 साल में 60%, तो एक साल में कितना होगा? 10%। इन शॉर्ट द रेट इज 10%। समझ में आ रहा है? द रेट इज 10%। अगर आप निकालना भी चाहो तो कुछ ऐसे कर सकते हो, अगर मेरा P 100 है तो मेरा A 160 होगा, N 60 रहेगा, तो आपका आय कितना? तो आय आपका 10% आ जाएगा। बट थोड़ा लॉजिक लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल आता है हर साल, राइट? अगर 60% 6 साल का तो एक साल का 10% होगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से रेट निकाल लिया, खत्म हो गया। आगे व्हाट विल बी द CI, उसने पूछा है CI कितना है,
ऑफ 12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट, मतलब P कितना है 12,000, N 3 साल, I 10%, और पूछा क्या है, CI पूछा है। तो CI का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। CI का फॉर्मूला याद है सबको, P into 1 plus I to the power n minus 1। क्लियर है पॉइंट सबको, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है। आपको सिर्फ ये समझना था कि फर्स्ट इक्वेशन से मुझे I निकालना है, और I भी फॉर्मूले यूज, अगर आप ये यूज करोगे तब भी सेम आएगा, बट फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर सिंपल इंटरेस्ट 60% दे रहा है 6 साल में, तो सीधी बात है 1 साल का 10% रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3972। एक बार चेक कर लीजिए CI के फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद 308 बेटा 308 में आपका ये बात समझनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव रेट। एग्जांपल देता हूं, आपको 10% में साल का दूं कंपाउंडेड एनुअली, और अगर मैं कंपाउंडेड सेमी एनुअल दूं, सेमी एनुअल, तो क्या आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो बस वही बोल रहा है ना, इसको बोलते हैं नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट क्या है 10%, बट अगर मैं इफेक्टिव रेट निकालूं तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो क्या इफेक्टिव रेट हमेशा ज्यादा ही मिलेगा आपको, द आंसर इज यस। इफेक्टिव रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नॉमिनल रेट। जब आप ई निकालते हो बेटा, तो क्या आपका कंपाउंडिंग ज्यादा बार होता है। कंपाउंडिंग ज्यादा होने की वजह से, वो याद है पहला पहला एग्जांपल दिया था, एक बार 10% मिलता है, दूसरे में 10.25 मिलता है। अगर कंपाउंडेड 2 बार रहा तो वो 10 का 10.25 हो जाता है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव रेट हमेशा ज्यादा ही रहेगा, कितना भी आप कर लेंगे, ठीक है। ओके, कहाँ पे, ये समझेंगे पूरा बेटा। यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता है, पहले इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज करो। मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट, देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था उससे 60% ज्यादा मिल रहा है आपको, कितने साल में, 6 years में, एट एस। मतलब आपने अगर मान लेते हैं जमा किया था 100 रुपए, तो आपको मिलेगा कितना, 160 रुपए। इतना समझ में आता है, 60% इंक्रीज इन द अमाउंट कितने साल में मिल रहा है बेटा आपको, 6 years में। तो आप मुझे आई निकाल के दे सकते हो, आई निकाल के दे सकते हो। यहाँ पे एस आई कितना आ रहा है प्लीज बताइए, 60, राइट। एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी एन आई। एस आई 60 है, पी 100 है, एन 6 years है, आई हमें पता नहीं। कैलकुलेट करो तो आई आपको 0.1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.1। लेकिन ये पूछा नहीं था, पूछा है आपको ये, व्हाट विल बी द सी आई, मतलब सी आई क्वेश्चन मार्क है, एट ऑफ रुपीज 12,000, मतलब पी 12,000 आफ्टर 3 years एट सेम रेट। सेम रेट मतलब कौन सा, ये वाला रेट, मतलब पहली इक्वेशन से रेट निकालो और फिर ये फॉर्मूला यूज करो। आई 10% है, सी आई का फॉर्मूला, सी आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। पी इज 12,000, 1.1 टू द पावर 3 माइनस 1। सॉल्व, आपको आंसर मिलेगा 3972। क्लियर पॉइंट सबको, ये आपको आंसर कितना मिलेगा, 3972। सबको समझ आएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट, मूविंग है। हाँ, अभी 311 से 320 तक जो भी क्वेरीज है बताइए। 318, इसके अलावा कोई क्वेरी तो प्लीज बताइए। 313, 1213, एनीथिंग एल्स, नहीं। 312, 313। ओके, 312 पे आता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू बोल दिया बेटा, फ्यूचर वैल्यू बोला है, ऑफ ₹500 per quarter for 8 years and 9 months at the interest of 6% compounded quarterly। तो क्या बोलना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कितना दिया है, 500, एन कितना दिया है, 8 years and 9 months। 9 months is how many years, 8.75 years, right। 8.75, अच्छा जिसको नहीं समझ में आ रहा है 9 months मतलब 9/12 कर लो, 0.75 आता है, तो 8.75 years हो जाता है, राइट। और आई कितना दिया उसने, 6%, 0.06। लेकिन कंपाउंडेड क्या दिया है, क्वार्टरली दिया है। क्वार्टरली तो क्या करेंगे, इसको इंटू 4 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो कितना आ रहा है बेटा, ये 35 आता है, और ये आता है 0.015, 015 ना, राइट। और पूछा क्या है, एफ वी, लेकिन एफ वी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। अब ये 1 प्लस आई टू द पावर एन खेलते नहीं बैठना 35 टाइम्स, उन्होंने दिया है आपको, तो थोड़ी उसकी हेल्प ले लेना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 500, ये जो भी रहेगा, 1.6839 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.015 इंटू 1.015, आपको सॉल्व करना है। तो ये कैलकुलेशन तो उन्होंने दे के रखा था ना बेटा आपको, तो सीधे सीधे वो वैल्यू पिक कर लो, आपको दिमाग नहीं लगाना उसके ऊपर। यस प्लीज, कितना आ रहा है, मैच हुआ क्या आंसर, नहीं मैच हुआ,
डी है ना? बेटा जस्ट बिकॉज आंसर लाना है हम कंसेप्ट नहीं बदलेंगे ना हमारा। क्वेश्चन में चेंज कर दो, क्वेश्चन को अपडेट कर दो, मैं भी शायद ध्यान नहीं देगा। ऑफ एन एन्युटी कैंसिल द वर्ड ड्यू, कैंसिल द वर्ड ड्यू, वो ड्यू कैंसिल करने की वजह से आपका ये ब्रैकेट हट जाएगा। अगर ड्यू रहता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1.015 फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप वो ड्यू वाला कंसेप्ट नहीं फॉलो करते हो तो आंसर आएगा। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप ऐसे कंसिडर करके चलिए। अब सुनो मेरी बात, कभी कभार एग्जाम में नन ऑप्शन भी नहीं रहेगा और वो ड्यू लिखेंगे, सपोज ऐसा आता है, तो फिर आपका जो आंसर मैच हो रहा है ना 22 वाला, वो आंसर मार्क कर दो नीचे। वो कभी कभार अभी कोई सॉल्यूशन देखोगे ना, उन्होंने 100 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन में उन्होंने लिख के रखा है नन ऑफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट, नन ऑफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट, वो देते हैं। तो आइडियली इंस्टीट्यूट में ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो ग्रेस मार्क्स देने वाले या नहीं देने वाले, चैलेंज नहीं कर सकते आप। पेपर्स रिकॉल भी अगर करते हैं तो अकाउंट्स और लॉ का ही होता है, एमसीक्यू वाला पेपर वापस नहीं आता है, कभी देख नहीं सकते हम कौन सा करेक्ट आया कौन सा इनकरेक्ट आया, तो कोई चैलेंज नहीं है इसके ऊपर। इंस्टीट्यूट ने आइडियली नहीं करना चाहिए, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पूरे 100 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन गलत आ जाए, दैट इज कम्प्लीटली ओके। लगभग हर साल एक या दो क्वेश्चन गलत मिलते हैं आपको, चैलेंज नहीं कर सकते उसको आप। तो अगर ऐसा आया होगा, अगर सपोज ये एग्जाम क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट हुआ है, तो ये उनके पार्ट से एरर है। हमारा आंसर एक्यूरेट 23,138 है, बट फिलहाल आंसर मैच नहीं है, मैं डी वर्ड हटा रहा हूँ, एक्चुअल में आंसर 23,138 ही आने वाला है। क्लियर है ये? ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद आपने मार्क कराया मुझे 313, फिर से ये आपका कैश फ्लो वाला आ गया। अब प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लोस फॉर 3 years 40, 50, 30। The company's cost of capital or required rate is 15%. What is the present value? आपको 3 बार प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बेटा, 3 बार प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a/1 + i⁴ ये p का फॉर्मूला है। आप 3 बार ऐसे फॉलो करो, या फिर मैंने आपको जो सिखाया है वो करो। ये आपका CF है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15% है, और ये DCF है। CF कितना दिया है? 40,000, 50,000, 30,000, राइट। और जो DCF आता है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 1/1.15 इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू पे आंसर कितना आ रहा है प्लीज बताइए? 0.8695। एक और इज इक्वल टू प्रेस करो, 756.1, और एक और बार 6, और फिर आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। टोटल बना रहे हो 92,310। अगर आप करीबी ऑप्शन देखोगे 315 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फर्क क्यों आ रहा है? अगेन आपने 4 डिजिट लिया, हो सकता है उन्होंने 3 लिया हो, और अगर चांसेस हाई हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट रहा होगा, गिवन इन्फॉर्मेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 15% फॉर रेस्पेक्टिव ईयर्स 1, 2, 3 विल बी, शायद उन्होंने 0.869, 0.756 और 0.657 3 डिजिट दिया होगा, इसलिए वो फर्क आ रहा है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने पूरे 12 डिजिट कंसिडर किए, इसलिए फर्क आ रहा है, बट दैट इज कंप्लीटली ओके। अगर आप 4 डिजिट लेते हो तो मोटा मोटा हिसाब आपको मिल जाता है। सबको समझा ये पॉइंट? नेक्स्ट, उसके बाद यस, उसके बाद आपने मार्क करा है मुझे 318, 318। वापस से बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये बॉन्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स इट, और कोई क्वेरी नहीं बेटा। 325, a sum of money lent at 20% interest for 2 years at 20% would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than it is payable annually. What is the sum deposited? आप ऑप्शन से जाओगे तभी आपको आंसर मिलेगा। हाँ, ध्यान दो वो बोलना क्या चाहता है। वो बोल रहा है a sum of money lent at compound interest for 2 years at 20%। चलो चेक करते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन 20,000, लेट्स टेक P as 20,000, ठीक है। N कितना है? 2 years, और I कितना है? 20%। सम ऑफ मनी लेंट एट, इंटरेस्ट की बात करें, वुड पे मोर इंटरेस्ट, तो CI कितना है वो बता दो सर मुझे। कैलकुलेट द CI, कैन यू प्लीज कैलकुलेट CI फॉर दिस? अ सम ऑफ मनी लेंट एट 2 years वुड फेच मोर, कितना आ रहा है?
8,800। अब वो बोल रहा है अगर यही पैसा हाफ ईयरली रहता, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो आपको 482 ज्यादा मिलता है, राइट? हाफ ईयरली रहता तो 482 ज्यादा मिलता है। ये समझ में आता है कि इफेक्टिव ज्यादा मिलता है। तो लेट्स टेक PS 20,000 अगेन, PS 20,000, ठीक है। N is 2 years, I is 0.2, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली है, क्या करते हैं बेटा हाफ ईयरली में, इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 0.1। अब CI निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 9282। क्या आपको बराबर 482 ज्यादा मिल रहा है बेटा? वो भी तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप ईयरली लेते तो आपको कुछ मिलता, सेमी एनुअल रहता तो आपको 482 ज्यादा मिलता। ऑप्शन के थ्रू आपका 20,000 परफेक्ट आंसर आया। मैं अगर रहता यहाँ पे तो मैं दो ही ऑप्शन चेक करता, फर्स्ट और लास्ट। आइडियली राउंड फिगर वाले जो क्वेश्चन रहता है मैं सबसे पहला ऑप्शन वही चूज करता हूँ, ये मेरा तरीका है। अगेन ये एक सोचने का तरीका है, जरूर नहीं हमेशा वही आंसर आएगा, बट हाई चांसेस है कि वो राउंड फिगर वाला आंसर जल्दी आता है, ठीक है। तो पहले आप 10,000 चेक करो, 10,000 नहीं आया तो 20,000 चेक करो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। समझा सबको ये? नेक्स्ट, दैट्स इट। 321 rupees 80,000 grows to X in 3 years at CI compound annually at 8%, then the value of X is। बेटा यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन घुमा दिया उसने, 80,000 बढ़ के X हो गया, मतलब 80,000 ऑब्वियसली प्रिंसिपल जो है वो A बन जाएगा, तो प्लीज 80,000 और ये A जो है वो क्वेश्चन मार्क है, N is 3 years and I is 8%। आपको A निकालना है बेटा, ठीक है, आपको A निकालना, दैट्स इट। तो A is nothing but X आपके, तो अब A निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 100,776.96। तो 80,000 जो है वो 3 साल बाद इतना बन जाएगा, ग्रोस टू X मतलब ग्रोस टू दिस अमाउंट, A बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 321, दैट्स इट। ओके, अब और कोई क्वेरी है फिर से पूछना बेटा। हमने क्लास में जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे SICI के, लगभग 50 से 80 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 327 क्वेश्चंस ये भी थे, राइट? तो अल्टीमेटली लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस अपने हो गए, दैट इज इनफ। एक बार ये असाइनमेंट शीट वापस सॉल्व होना चाहिए आपके एग्जाम के पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, मैं सिर्फ इतने बोल रहा हूँ जो आपके रिस्पेक्टिव क्वेरीज थे वो वाले आपने सॉल्व करना चाहिए फिर से, ये एक्सपेक्टेड रहेगा, राइट? नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर एवरी चैप्टर आपके जो भी रिस्पेक्टिव क्वेरीज रहेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका बॉन्ड वाला वैल्यूएशन, राइट? तो ये बॉन्ड वाला वैल्यूएशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं अच्छे से। सी, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है ₹1000 और यहाँ पे लिखा है 10%, ठीक है। तो ये 10% को क्या बोलते हैं? ये 10% को बोलते हैं कूपन रेट, और ये 1000 को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो होगा क्या। बॉन्ड 1000 रुपए का है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से कोई भी कंपनी का बॉन्ड बोलो या डिबेंचर बोलो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड बोलो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बोल रहा है आप हमको पैसे दो। अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए रहता है ना तो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेता है, या फिर कोई भी कंपनी XYZ कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो इन द फॉर्म ऑफ लोन। जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं आप लोगों से, आप जितने भी पर्सन हो या जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है, गिव मी मनी। तो आप मुझे पैसा दोगे, इन रिटर्न मैं आपको डिबेंचर बॉन्ड इशू करूंगा। अब मुझे बताओ, ये पैसा आप मुझे नहीं देके बैंक में रखते, बैंक आपको ब्याज देता? आंसर इज यस। तो मेरा काम है मैं आपको ब्याज दूं, मेरा काम है मैं आपको इंटरेस्ट दूं, लेकिन इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, राइट? इंटरेस्ट विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज, और परसेंटेज कितना है? 10%। प्लीज बताइए इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा एवरी ईयर, प्लीज बताइए इंटरेस्ट एवरी ईयर कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर 1000 पे 10% कितना हो गया ये? 100। अब मुझे बताइए अगर यही सेम बॉन्ड आप अगर 900 में लोगे, आपको ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए ही मिलेगा। और अगर यही बॉन्ड आप 1100 में लेते हो तब भी आपको इंटरेस्ट 100 ही मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। इट डजंट मैटर आपने कितने में खरीदा, ब्याज 100 पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? इट डजंट मैटर आपको आपने कितने में लिया, इंटरेस्ट आपको 100 पे ही मिलेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो राइट, अब मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये ईयर है, ये ईयर 1 में, ये ईयर 0 है, राइट? ईयर 1 में आपको कितना मिलेगा? 100 रुपीज। ईयर 2 में कितना मिलेगा? 100 रुपीज। ईयर 3 में कितना मिलेगा? 100 रुपीज। और मान लेते हैं लाइफ है इसकी 3 साल। लाइफ कितनी है? 3 साल। कहने से 3 साल बाद वो आपको आपके पैसे वापस देगा ना। तो 3 साल बाद आपको 100 तो देगा ही देगा, और साथ में कहने से 1000 रुपीज और देगा यहाँ पे। इतना फॉर्मेट समझ में आया? दैट मीन्स अभी आप ये कंपनी को पैसे दो अभी, इन रिटर्न वो आपको क्या देगा, मैंने वो लिख के दिया। इन रिटर्न वो आपको 1 साल बाद 100 रुपए देगा, 2 साल बाद और 100 रुपए देगा, थर्ड ईयर में वापस 100 देगा, और थर्ड ईयर में आपको आपके 1000 रुपए वापस दे देगा, राइट? फिर मेरा
अब मैंने स्टार्ट किया, उनका कूपन रेट था 10%, ये हो गया पूरा। मैंने बोला भाई मेरे को चाहिए कम से कम 14%। कितना चाहिए? 14%। वो बोलता है सर मैं बॉन्ड तो चेंज नहीं कर सकता, बॉन्ड तो 10% ही आएगा। मैंने कहा सर देखो, या तो मुझे परसेंट ज्यादा दो, या तो फिर ये 1000 की चीज मेरे को डिस्काउंट में दे दो। कहने से 1000 की चीज डिस्काउंट मिलेगी तब भी तो मेरा फायदा होगा, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हमारे रिक्वायर्ड रेट से उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। आई रिपीट, हमारे रिक्वायर्ड रेट से हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। मेरा रिक्वायर्ड रेट कितना है? 14%। मैंने उसको बोला भाई देख मुझे तो 14% पे चाहिए। तो उसने बोला सर 14% नहीं, हम तो आपको 10% देने वाले हैं। तो मैंने कहा एक काम कर, फिर मुझे सस्ते में दे दे। सस्ते में अगर तू ब्याज ज्यादा नहीं दे सकता है तो वो चीज सस्ते में दे दे, मेरे लिए एक ही बात है, मेरे लिए फायदा होना चाहिए, राइट? तू मुझे 100 रुपए दे, लेकिन फिर मुझसे 1000 मत ले, मुझसे थोड़ा कम पैसा ले। वो कम कितना? तो आंसर ये है कि पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं उनके रेट से और फिर डिस्काउंट करते हैं अपने रेट से। फर्क समझ में आ रहा है? अब प्लीज बताइए क्या ये 100 बार बार आ रहा है? क्या उसको एन्युटी बोलते हैं? इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या बन गया आपका? v इज इक्वल टू ए इंटू दिस ब्रैकेट, राइट? ए कितना है यहाँ पे? 1000, और ये कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.14। कितनी बार आएगा ऐसा? 3 टाइम्स। कैन यू प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू? 231। कैसे, क्या 100 रुपए का कैसे बोलते हो आप? 2300, 232.16। 300 की वैल्यू 200 कुछ रुपए रहेगी ना, 300 की वैल्यू 2000 कैसे रहेगी? समझ में आ रहा है? 100 3 बार आ रहा है, तो अल्टीमेटली कहना है से मुझे प्रेजेंट वैल्यू 232 है, ठीक है? ओके, प्लस प्लस क्या ये 1000 भी मुझे यहाँ पे आएगा? इस पे भी रिक्वायर्ड रेट 14% है, लेकिन क्या ये रिक्वायर्ड रेट जो है ये एक बार मिलने वाला है या 3 बार मिलने वाला है? एक बार। तो इसके लिए रेगुलर फॉर्मूला पी निकालना है। इन शॉर्ट इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। जहां पे a 1000 है, मुझे आज की वैल्यू निकालनी है उसकी, तो 1.14 डिवाइड बाय टू द पावर 3। कैन यू प्लीज कैलकुलेट p फॉर मी? 0.97। अब इन दोनों को ऐड करके मुझे ये वैल्यू निकालनी है, 907 पॉइंट समथिंग 13। ये पॉइंट आता है एट दिस प्राइस द बॉन्ड शुड बी परचेस्ड। एट दिस प्राइस द बॉन्ड शुड बी परचेस्ड। तो मैंने उसको एक ऑफर दिया, मैंने उसको बोला भाई देख मेरे को 10% गया तो 14% दे। तो उसने बोला सर मेरा 10% रहने वाला है। फिर मैंने कहा भाई दूसरा तरीका मेरे पास है, तो एक काम कर मुझे सस्ते रेट में दे। तो 1000 की चीज मुझे 907 रुपए देगा, देन आई एम रेडी टू टेक। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इसके अंदर आपको दो चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये टेबल नहीं बना के देंगे, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन यहां से एनालाइज करना पड़ेगा, उनका कूपन रेट कितना है, ठीक है? 1000 का बॉन्ड है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कूपन रेट था 10%। 10% के हिसाब से वो हर साल मुझे इंटरेस्ट देगा 100। 3 साल की लाइफ थी, 3 साल की लाइफ मतलब 100 मिलेगा, और 3 साल बाद वो आपको 1000 रुपए वापस देगा आपका। ये होता है बॉन्ड कैलकुलेशन। आइडियली ऐसे ही होता है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, इन रिटर्न मुझे हर साल ब्याज मिलता है, और जब हम पैसा निकालना चाहें तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा जमा हुआ पैसा वापस मिलता है 1000 रुपए, राइट? दिस इज द बेसिक। अब हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करें मतलब आज के लिए लेंगे, क्योंकि खरीदना आज है, लेकिन उनके रेट में नहीं डिस्काउंट करूंगा, मैं मेरे रेट पे करूंगा। मेरा रेट अगर मुझे रिक्वायर्ड 14% है तो मैं 14% डिस्काउंट करके आंसर लेके आऊंगा। इज द पॉइंट क्लियर? एट दिस वैल्यू द बॉन्ड शुड बी परचेस्ड। मैं 907 रुपए में खरीदने को रेडी हूं, अगर आप मुझे 14% का इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करने का प्रॉमिस करोगे तो। अगर वो बोलता है सर हम आपको 920 में देंगे, मैं बोलूंगा नहीं चाहिए मुझे, 907 इज ओके, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट 14% है। मे भी शायद मुझे कोई और इन्वेस्टमेंट में 14% मिल रहा है, राइट? ये बंदा 10% दे रहा है, तो मैंने बोला 10% पे ओके हूं मैं, लेकिन फिर मुझे सस्ते में दे तो ही ओके हो, नहीं तो ओके नहीं। इज द पॉइंट क्लियर? आप कितने में भी लोगे, 907 में लो, फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट 1000 में मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। क्या ये बॉन्ड कैलकुलेशन समझ में आएगा सबको? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे क्या? मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे। A bond with a face value of rupees 1000. A bond with a face value of rupees 1000. A bond with a face value of rupees 1000, having a coupon rate of 12%. Having a coupon rate of 12% and life 3 years. And life 3 years. Full stop. At what
वैल्यू या फिर एट व्हाट अमाउंट शुड द बॉन्ड बी परचेस्ड, एट व्हाट अमाउंट शुड द बॉन्ड बी परचेस्ड if the person's required rate is 16%. If the person's required rate is 16%. I repeat, a bond with a face value of rupees 1000 having coupon rate of 12%, life 3 years. At what value should the bond be purchased if the required rate is 16%? मेरी इच्छा 12% की नहीं है, मेरी इच्छा 16% की है, तो मैंने उसको बोला या तो 12 को 16 कर या फिर मुझे डिस्काउंट कर दे, तो उसने बोला 12 तो 12 ही रहेगा, आप डिस्काउंट पे ले लो, तो डिस्काउंट पे क्या वैल्यू पे लेना चाहिए वो आपको निकालना है, ठीक है। यस, तो ये ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। प्लीज बता सकते हो ईयर 1 to 3 में कितना पैसा मिलेगा अपने को? 120। कैसा है 120? बिकॉज इंटरेस्ट मिलता है कूपन रेट पे। इंटरेस्ट किसमें मिलता है? कूपन रेट पे। मैं आपको यहाँ पे वापस से ड्राइंग बना के देता हूँ। ये आपका बॉन्ड था, फेस वैल्यू कितना था प्लीज बताइए? 1000, और कूपन रेट कितना था? 12%। तो इंटरेस्ट एवरी ईयर कितना मिलेगा? 1000 पे 12%, विच इज 120। ठीक है, 120 रुपए मिलेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 120 यू विल बी गेटिंग। इसके बाद ये ईयर है 0 1 2 3, कितना कितना मिलेगा? यहाँ पे 120 मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा, और यहाँ पे 1000 वापस मिल जाएगा। ठीक है, इनको आप ऊपर लेके जाओगे, इसको भी यहाँ पे लेके आओगे, इसको भी यहाँ पे लेके आओगे। कितने परसेंट पे? अपने रिक्वायर्ड रेट पे। रिक्वायर्ड रेट कितना है अपना? 16%। तो आप 16% पे इसको लेके आओ ऊपर, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि क्या ये पहला वाला क्वेश्चन एनईडी का बन रहा है? 3 बार आ रहा है, मतलब एनईडी बन रहा है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये अपना रेगुलर ए वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही बार मिल रहा है, बार बार नहीं मिल रहा है, राइट? 269.50, 640.65, दोनों का ऐड करेंगे 910.15। एक बार चेक करो सबका ये आंसर आ रहा है क्या? एट दिस वैल्यू द बॉन्ड शुड बी परचेस्ड। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप एन्युटी भी लगा रहे हो और रेगुलर ए और पी वाला क्वेश्चन भी लगा रहे हो, दोनों को मिक्स करके आप आंसर एक बना रहे हो। इसको बोलते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। इज द पॉइंट क्लियर देयर? सबको समझा ये? फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 14 क्वेश्चन, आइडियली अगर पिछले 3 अटेम्प्ट देखोगे बराबर उन्होंने 14 क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर पे। ठीक है, ये चैप्टर डिसाइड करता है आप एक्चुअल में पास होने वाले नहीं होने वाले। अगर आप एक रेगुलर एवरेज स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर आ रहा है, मतलब आप एक्चुअल में पास होने वाले हो। ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो यस, ये चैप्टर ही डिसाइड करेगा वेदर यू विल क्लियर और नॉट। ये चैप्टर पे 10 क्वेश्चंस बहुत आसान मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चंस आपको सोचने में मजबूर करेंगे। 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन सोचने में मजबूर नहीं करेगा, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे। तो वो 4 क्वेश्चंस का प्रेशर नहीं लेना, पहले 10 क्वेश्चन आराम सॉल्व करना जो आ रहा है आपको, बाकी के 4 क्वेश्चंस ऑप्शन से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर आ जाता है। ठीक है, नहीं भी तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम इजी मिलते हैं आपको, हर पेपर में 10 क्वेश्चन तो इजी मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ ये शीट भी सॉल्व किया आप आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो हुआ सबका ये। ऊपर वाले जो 2 बॉन्ड के क्वेश्चन थे एक बार देख लो कौन से थे। 318 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया। वो बोल रहा है इन्वेस्टर इंटेंड्स टू परचेज द बॉन्ड एट 907, रिक्वायर्ड रेट इज 10%। अगर उसको रिक्वायर्ड रेट 14% है तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? अब ये भी किया, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन था 1000, आप ऑप्शन से भी जाके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था बॉन्ड का, कौन सा था? 297, राइट? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। दोनों को उन्होंने ऊपर नीचे किया, एक तो फेस वैल्यू निकाल के दिया और एक को आपने परचेज वैल्यू निकाल के दिया। रेट्स वही है उसके, 10% एंड 14%। ठीक है, इनफैक्ट ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है दोनों बार, एक बार स्ट्रेट एक बार रिवर्स, लेकिन क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपको मालूम पड़ेगा। मैं हमने अब ये भी जस्ट कैलकुलेट किया, एक था 1000 और एक था 907 पॉइंट कुछ तो भी आया था 907, राइट? 10 और 14% पे एग्जैक्ट। ठीक है, सबको समझाइए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूं। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, एक और बात बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आप खुद को जज करते हो, खुद को जज करोगे, ऑब्वियसली सबकी अलग अलग कैपेसिटी रहती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई कम है कोई ज्यादा है, आप खुद को एनालाइज करो, धोखा मत दो अपने आप को, सिर्फ खुद को एनालाइज करो।
अगर आपको लगता है यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, ये लेक्चर्स आपके पास रहने वाले हैं, लास्ट तक रहने वाले हैं, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं तब तक आपके पास लेक्चर्स रहने वाले हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर हम इतना नहीं कर पाएंगे मैथ्स में, तो मैं आपको बोलूंगा स्टैट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जो भी आने वाले एक वीक में मैं एक दिन एक लेक्चर देने वाला हूँ एलआर पे, चारों टॉपिक्स और एलआर। आप सबसे पहले ना इसको स्ट्रॉन्ग करना बेटा, मैंने जितने असाइनमेंट शीट्स दिए हैं वापस सॉल्व करना, ठीक है, जितने असाइनमेंट दिए हैं, प्लस इसका स्टैट्स का एक थ्योरी लेक्चर बाकी है अपना, वो एलआर का एक लेक्चर बाकी है, वो बाकी का मतलब ये 2 लेक्चर छोड़ के बाकी सब हो गए हैं। अगर आप ये इतना कैलकुलेट करोगे ना बेटा, दिस कॉल्स फॉर 74 मार्क्स, 74 मार्क्स, ठीक है। अपना एक सेशन बाकी है थ्योरी का मान लेते हैं 5 से 8 मार्क पकड़ लो, 5 से 8 मार्क, एलआर 20 मार्क। तो वो जो एलआर के 20 मार्क है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं एलआर अभी नहीं भी सिखाऊंगा तो भी आप शायद 20 में से 10-12 तो ऐसे लेके आ जाओगे, बिना कोई रूल्स के। कॉमन सेंस लगाना पड़ता है उसमें, कॉमन सेंस, राइट। इसमें सिर्फ एक चैप्टर परेशान करता है और वो ब्लड रिलेशन थोड़ा परेशान करता है, उसके मैं आपको थोड़े से रूल सिखाऊंगा जितना आप एनालाइज कर पाए। 20 में से 15 लाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, बस दिमाग ठंडा रखना, दिमाग शांत रखना। अब अगर आप अपने आप को एक रेगुलर एवरेज स्टूडेंट मानते हो, तो भले ही आप लेक्चर्स अटेंड करो आगे के, बट आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चेक होना चाहिए कि इसके असाइनमेंट्स पहले होने चाहिए, ठीक है, इसके असाइनमेंट्स। इट इज कंप्लीटली ओके अगर आप यहाँ से आगे मैथ्स का पार्ट नहीं पढ़ोगे, तो अगर आप इतना स्ट्रांग रखते हो यू विल गेट क्लियर फॉर श्योर। प्लस जो बाकी 26 मार्क रह गए ना बेटा, 26 मार्क ये पूरे मैथ्स के, ये जो मैथ्स है ना, इसमें 6 से 7 टॉपिक्स है मैथ्स में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, रेशियो, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशन, सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, कैलकुलस पार्ट, बहुत सारे चैप्टर्स रह गए और उसके लिए सिर्फ 26 मार्क ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो, ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये क्वेश्चंस पे ध्यान देना। नहीं तो फिलहाल ऐसा समझना हमारा पेपर 74 का है स्टार्टिंग में, हमको पहले उसको फोकस करना है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, दैट इज कम्प्लीटली ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके। मतलब वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ 40-42 अटेम्प्ट करके आते हैं और पास हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फेलियर वो आपका डर है, डर से आप फेल हो जाते हो, पेपर देके फेल नहीं होते हो, आपका डर से। वो स्टार्टिंग के जब 2-3-4 क्वेश्चन नहीं आते ना, वो डर में आप फेल हो जाते हो। तो बस अपने आप को शांत रखना, आप ये 74 क्वेश्चन करके जा रहे हो, ऐसे पकड़ के चलना, पहले फर्स्ट टारगेट हमेशा ये रहना चाहिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो परम्यूटेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। कितने अलग अलग तरीकों से, बेसिकली ये गेम जो है ना परम्यूटेशन, दैट इज जस्ट अ काउंटिंग गेम, काउंटिंग गेम है, सिर्फ काउंट करते रहना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ काउंट करना है, ठीक है। कितने अलग अलग तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं लोगों को या कोई भी ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट बेंच पे ये 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ। ये जो फर्स्ट यहाँ पे हाशिर बैठा है, मैं उसको बीच में बैठा सकता हूँ या उसको कॉर्नर में बैठा सकता हूँ, राइट। अमित को मैं सेंटर में बैठा सकता हूँ, इस कॉर्नर में बैठा सकता हूँ। क्या ये अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। एक सिंपल सा रूल याद रखना इस पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। और मीन्स एडिशन and means multiplication। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ये सबसे की पॉइंट है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर हम और की बात करें इट मींस एडिशन, अगर हम एंड की बात करें इट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक सेकेंड हम फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, पहले एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आई हैव 3 पर्संस ए बी सी, ए बी एंड सी, इनको अलग अलग तरीकों से अरेंज करके तो एक रो में कैसे अलग अलग अरेंज कर सकते हैं। ए को फर्स्ट पे बिठाओ, इसको सी बी कर दो। हमेशा ए को फर्स्ट पे क्यों बिठाओ, बी को बिठा सकते हैं क्या? यस, इट कैन बी बी ए सी या फिर बी सी ए। क्या मैं सी को फर्स्ट पे से बिठा सकता हूँ, सी ए बी या फिर सी बी ए? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या आपके पास? नहीं। दैट मींस कैन आई से 3 लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है तो आई हैव 6 डिफरेंट वेज टू अरेंज देम। कितने अलग अलग तरीके। अच्छा एक और बात, जब तक बोला नहीं जाए इस चैप्टर में, इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी विदाउट रिपीटेशन। ये हमेशा अज्यूम रहेगा। क्या? विदाउट रिपीटेशन, मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। हाँ, अगर वो बोलते हैं रिपीट अलाउड है तो आप रिपीट करोगे, और एल्स हमेशा विदाउट रिपीटेशन ही रहने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर? ये कुछ बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर के, बेसिक रूल्स, ठीक है। अगेन फॉर्मूले से भी जाएंगे, विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है।
सबसे पहले ये समझ में आया 6 अलग अलग तरीके। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे कितने थे, 3 पर्सन्स थे और मैंने कितने अरेंज किया, 3 ही अरेंज किया, बराबर। अब एक काम करते हैं, 3 पर्सन्स लेते हैं, लेकिन अरेंज आप 2 को ही करो। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 पर्सन्स है और मेरे पास यहाँ पे एक बेंच है जहां पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। मैं कौन से 2 को बिठा सकता हूँ और कैसे अलग अलग बिठा सकता हूँ, मुझे वो बताइए। तो सबसे पहले अगर मेरे पास पर्सन्स ABC है, अरेंज मुझे 2 को ही करना है, 3 को नहीं। प्लीज बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कैन आई गो विथ AB एंड BA, अलग अलग तरीका है अरेंज करना है ना, A और B को बिठाओ या फिर B और A को बिठाओ, अलग अलग तरीका मिलेगा, राइट। ओके नेक्स्ट, BCCB, ओके, ACCA, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या। आप बोलोगे नहीं सर इतनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कहने से अगेन आई हैव 6 वेज, कितने वेज हैं, 6 वेज, राइट। ओके एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आई हैव 4 पर्सन्स नाउ, आई हैव 4 पर्सन्स और मुझे अरेंज 2 को ही करना है, ABCD है। चलो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं A से स्टार्ट करूं, कैन इट बी AB AC AD। नेक्स्ट, कैन आई स्टार्ट विद B, इसको उल्टा करें, BA BC एंड BD। C से स्टार्ट करते हैं, CA CB CD। एक और D से स्टार्ट करता है, DA DB DC। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, ये मैक्सिमम है। सी यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, आपको लिखने नहीं, आपको सिर्फ बताना है कितने तरीके हैं। तो अब अगर मैं ये लिख के बताऊं तो आप बोलोगे सर 12 तरीके आ रहे हैं, 12 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो दीज आर नथिंग बट 12 नंबर ऑफ काउंट्स, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो 12 अलग अलग तरीके इनको अरेंज करने के, राइट। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। चैप्टर में एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं NPR। क्या बोलते हैं, NPR। N इज कितने लोग हैं और R इज नंबर टू बी अरेंज्ड। सीधी बात है, R बड़ा नहीं हो सकता N से, जहां पे आप यही बोलोगे कि N इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा 3 में से 4 लोगों को अरेंज कर सकता हूं क्या मैं, नहीं, लेकिन 4 में से 3 को तो अरेंज कर सकता हूं। अच्छा 4 में से 4 को अरेंज कर सकते हैं, यस। 4 में से 5 को नहीं, है ही नहीं ना अपने पास। समझ में आ रहा है, तो N हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहां पे N इज नथिंग बट टोटल एंड R इज टू बी अरेंज्ड। टोटल में से आप कितने अरेंज करना चाहते हो वो बता दो। समझ में आ रहा है, NPR। NPR टोटल में से आप कितने अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो NPR का एक फॉर्मूला है, NPR का फॉर्मूला क्या है, इट इज N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अगेन फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने के लिए, मैं फॉर्मूला का भी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। मैं आपको सबके शॉर्टकट्स दूंगा एकदम फटाफट, क्योंकि आप कैलकुलेटर्स हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। सबसे पहले ये फॉर्मूला सिखाया क्यों मैं इसलिए सिखाया कि मैं आपको ऊपर की चीजें प्रूव कर पाऊं, कि आपको एटलीस्ट समझेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपके 3 पर्सन्स थे, 3 पर्सन्स और कितने अरेंज किया आपने, 3। तो अल्टीमेटली कहने से सबसे पहले आपने निकाला 3P3। चेक करो 3 फैक्ट, इसका आंसर क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। कहने से 0 फैक्टोरियल इज 1, मतलब 3 फैक्टोरियल। एंड 3 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं सबको मालूम है क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक खींच के जाओ उसको, राइट। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6। आंसर मैच हो रहा है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कितने पर्सन्स थे, 3। अरेंज कितने किया आपने, 2। चेक करते हैं 3P2, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। चेक कितना आंसर आ रहा है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अगेन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6। क्या आपके 6 अलग अलग तरीके आए थे यहाँ पर, क्या आपके 6 अलग अलग तरीके आए थे, यस। और तीसरा 4 में से 2 को अरेंज करेंगे, 4 में से 2 को अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4P2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। इसका आंसर रहेगा 24 अपॉन 2 विच इज 12। चेक करो ऊपर 12 तरीके बताए कि मैंने आपको, यस। आपको है ना ये तरीके नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ बताना है कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर है, कितने अलग अलग तरीकों से मैं ये अरेंज कर सकता हूँ। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ आएगा पॉइंट, राइट। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये प्रूव कर रहा था कि ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है और हमने जो ऊपर पढ़ा वो भी वर्क कर रहा है। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। एंड मींस व्हाट, एंड मल्टीप्लिकेशन, और मींस एडिशन, ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। आगे बढ़ता है, अब कुछ शॉर्टकट की बात हो जाए। शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि अगर मुझे 5P2 निकालना है तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा
और कितने डिजिट नीचे उतरना है, 2 डिजिट, तो इसका आंसर रहेगा 5 into 4 डायरेक्ट। फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट से जाएंगे। आंसर क्या रहेगा, 5 into 4 डायरेक्ट, राइट। अगर मुझे 10p3 सॉल्व करना है तो आई स्टार्ट विथ 10 एंड आई गो 3 डिजिट डाउन, तो 10 9 8, ये आंसर मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ये? अगेन ये कहां से बना, तो ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला स्टडी किया ना, ये वहीं से रूल्स बनाए मैंने, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, फॉर्मूले में लिखते नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, प्लीज टेल मी, अगर मुझे 9p4 निकालना है तो इसका आंसर क्या रहेगा? 9 8 7 6, 9 से स्टार्ट करेंगे, 4 डिजिट नीचे उतरेंगे। क्या ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है क्या सबको? Instead of using that formula n factorial upon n minus r factorial, you can directly use this formula. Is the point clear to everyone? सबको समझ आ रहा है, right? Okay. So ultimately हम ये formula use करके आंसर निकाल सकते हैं। सबको समझा ये पॉइंट? Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay, get me these values. I want 7p2, 8p3 and 11p4. कितना आ रहा है? 42, 11p4, 11 into 10 into 9 into, सबको समझ में आ रहा है पक्का? ओके, कुछ बेसिक रूल्स हैं। अगेन ये बेसिक रूल्स कहां से निकाले? मुझे एक फॉर्मूला में सीखा ना, क्या सीखा? एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। वही फॉर्मूले से कुछ मैंने रूल्स बनाए हैं। रूल्स क्या है, ध्यान से सुनो। रूल्स कुछ ऐसे हैं कि np0 इज ऑलवेज 1, मतलब 4p0 क्या रहेगा 1, 5p0 क्या रहेगा 1, 6p0 क्या रहेगा 1। क्लियर है क्या? दूसरा रूल ये बनाया मैंने, np1 इज ऑलवेज n। np1 क्या रहेगा n, मतलब 4p1 4, 5p1 5, 6p1 6। समझ में आ रहा है? तीसरा रूल रहेगा npn इज ऑलवेज n फैक्टोरियल। 4p4 4 फैक्टर, ऊपर हमने सॉल्व किया अभी, अगर आप चेक करोगे 3p3 सॉल्व किया हमने, क्या 3p3 का आंसर 3 फैक्टोरियल आ रहा था? यस। तो 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, 5p5 इज 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? एंड एक लास्ट रूल, और लास्ट रूल है np n-1 इज ऑल्सो n फैक्टोरियल। अगेन ये जो रूल्स हैं आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो गए प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द गिवन फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला है ना एनपीआर का फॉर्मूला, उसके बाद ये रूल्स मिल जाते हैं। मैं एक प्रूफ करके देता हूं आपको। np0 की बात करते हैं, np0 राइट। लेट्स से 3p0, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या रहेगा बेटा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इटसेल्फ इज 1। क्या मैंने ऊपर लिखा? np0 इज 1, राइट। दूसरा 3p1 करके देखते हैं, चलो 5p1 लेते हैं। 5p1, इसका आंसर क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इटसेल्फ इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 120 by 24 विच इज 5। क्या मैंने आपको ऊपर लिखा है? np1 इज n, 5p1 इज 5। आ रहा है वही आंसर? ठीक है। अगेन ये हमने रूल्स बनाए नहीं है, यहां से प्रूफ किए ये रूल्स, उसके बाद हमने उसको शॉर्टकट रूल्स बना दिया। वही क्यों लिखा मैंने, दूसरे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बार बार काम आने वाले हैं आपको, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको 5p5 सॉल्व करके दो। यस, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद 5p5? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल विच इज 120। क्या मैंने यही बताया? 5p5 इज 5 फैक्टोरियल, npn इज n फैक्टोरियल, ये बताया मैंने आपको ऊपर। एंड लास्ट वाला npn-1, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ना 5p4 चाहिए। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद 5p4? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इस वजह से लकीली इसका आंसर भी 5 फैक्टोरियल ही आता है। तो जो मैं ऊपर बोला था 5 माइनस 1, np n-1, मतलब एक का अगर डिफरेंस है तो आपका आंसर अभी भी n फैक्टोरियल ही रहेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आना है? इसका मतलब ये जो रूल्स बनाए हैं मैंने, जैसे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज 4p0, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1। व्हाट इज 5p0? 1। व्हाट इज 6p0? 1। व्हाट इज 4p1? 4। 5p1? 5। 6p1? 6। 4p4? 4 फैक्टोरियल मतलब 24। 5p5? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 6p6? 6 फैक्टोरियल मतलब 720। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 4p3 लिख दूं तब भी ये 4 फैक्टोरियल ही कहलाएगा, इसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। अगर मैं 5p4 लिख दूं
तब भी ये 5 फैक्टोरियल ही कहलाएगा, और अगर मैं 6p5 लिख दूं तब भी ये 6 फैक्टोरियल ही कहलाएगा। इज द पॉइंट क्लियर है? तो ये 4 गोल्डन रूल्स हो गए अपने पास परम्यूटेशन के लिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत बार यूज होने वाला है। सबको बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है परम्यूटेशन क्या रहता है, राइट? परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट। कितने अलग अलग तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो। सबको समझाइए पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ वर्ड्स को अरेंज करते हैं। अगर कुछ वर्ड्स को अरेंज करना रहा, तो अरेंज बहुत सिंपल होता है। जैसे मैंने वर्ड दिया दिल्ली, द वर्ड इज दिल्ली। प्लीज बताइए कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। तो इसका आंसर रहेगा 5 फैक्टर डायरेक्ट। कितने अलग अलग तरीके से, मतलब DELHI, DLEHI, DLIEH, ऐसे अलग अलग कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं? 120 वर्ड्स बन सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? राइट। उसके बाद द वर्ड इज मुंबई, MUMBAI। प्लीज बताइए कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे? 6। लेकिन क्या M 2 बार रिपीट हो रहा है? तो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा। जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। अगर m 2 बार है तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360, मतलब 720 डिवाइड बाय 2 विच इज 360। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, मतलब रूल ये है कि जितने भी वेज अरेंजमेंट है उतने फैक्टोरियल लिखो, और रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो, राइट? ओके। द वर्ड इज कैलकाटा। ओके, कितने अल्फाबेट से चेक करो? 8। रिपीट क्या क्या हो रहा है? C 2 बार हो रहा है, A 2 बार हो रहा है, T 2 बार हो रहा है, बराबर? क्या 3 अल्फाबेट्स हैं जो 2 बार आ रहे हैं? तो इसका आंसर रहेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर रहेगा 5040। इसका आंसर क्या रहेगा? 5040। आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। 8 फैक्टोरियल इज 4320, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। तो 4320 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5040। सबको समझाइए पॉइंट? ओके। व्हाट इफ अगर कोई लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। कोई लेटर 4 बार हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से। समझ में आ रहा है ये? ओके। द वर्ड इज कैलकुलेटर। ओके, कितने अल्फाबेट से? आराम से काउंट कीजिए। 10। तो इसका आंसर रहेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट क्या हो रहा है? C 2 बार आ रहा है, L 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, दैट्स इट। तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझा सबको ये? तो दिस विल कम टू 3628800 डिवाइड बाय 8। कितने अलग अलग वेज बन सकता है? सबको समझ में आ रहा है? 10 फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं मालूम है क्या सबको? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक खींच के जाना है उसको। क्लियर पॉइंट सबको ये? इस तरह आंसर निकालता है। समझा सबको ये? ओके। द वर्ड इज मिसिसिपी। मिसिसिपी। कितने? 11 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है चेक करो। S 4 बार आ रहा है, S जो है 4 बार आ रहा है, I 1 2 3 4, I भी 4 बार आ रहा है, और P 2 बार आ रहा है। आ रही है समझ में सबको? कितना? एक बार चेक कर लीजिए आ रहा है क्या? बेसिकली ये जो 11 फैक्टोरियल है इसका आंसर जहां तक मेरा याद है 3628800 इंटू 11। मुझे 10 फैक्टोरियल याद रहता है, 11 याद नहीं है मुझे। डिवाइड बाय 24 एंड 2। ठीक है, तो आपका आंसर मिलेगा 34650। इज द पॉइंट क्लियर है? बेटा कैलकुलेटर है, आप दिमाग मत लगाओ, कैलकुलेटर को चलाओ। ठीक है, हाँ, कैलकुलेटर चलाने के लिए दिमाग लगाओ सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, 34650। प्लीज चेक आ रहा है सबका? सेम वर्ड है तो समझ में आया कितने अल्फाबेट से डिवाइड करेंगे? ओके। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इफ दे यूज द वर्ड रीअरेंज, अरेंज और रीअरेंज में एक ही फर्क है, इसको -1 करना। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अरेंज्ड बोला है अगर, अरेंज्ड, तो आप बोलोगे ओके सर ये तो आंसर बराबर है जो हमने लिखा। अगर बोलता है रीअरेंज्ड, तो व्हाट डू यू मीन बाय रीअरेंज्ड? रीअरेंज का मतलब होता है जो वर्ड मैंने दिया उसको छोड़ के बाकी सब, जो वर्ड मैंने दिया उसको छोड़ के बाकी सब। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड दिया कैब,
मैंने वर्ड क्या दिया, कैब, ठीक है। तो कितने अल्फाबेट्स हैं, 3, तो आंसर क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना 6। ये हो गया अरेंजमेंट। मैंने बोला रीअरेंजमेंट, रीअरेंज मतलब क्या, ये वर्ड छोड़ के बाकी सब बना के दो, तो एक ये सी भी छोड़ के बाकी सब चलेगा, बराबर, तो 5 चलेंगे, इन शॉर्ट -1 रहेगा। द वर्ड इज अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट। रीअरेंज वर्ड समझ में आया, रीअरेंज रहा तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, बिकॉज आई एम आस्किंग तुम रीअरेंज करो, मेरा जो वर्ड है उसको कॉपी मत करो, उसको कॉपी करके बिना आपके बाकी आंसर्स कितने आ रहे हैं, तो वो वर्ड छोड़ के बाकी सब चलेगा, समझ में आ रहा है। सो द वर्ड इज रीअरेंज्ड। इज द पॉइंट क्लियर है, सबको समझाएंगे, ओके। आगे बात करते हैं, अब इसके कुछ पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, परमुटेशन के कुछ पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है टेकन टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर, पहले लॉन्ग कट से जाएंगे, बाद में इसका एक शॉर्टकट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज टुगेदर में एक कीवर्ड है, कीवर्ड कुछ ऐसा है कि जब भी उनको साथ में बैठना है, उनको वो आप बोलोगे ट्रीट देम एज वन यूनिट, ट्रीट देम एज वन यूनिट। उनको 2 नहीं या 3 नहीं, एक ही मानना उनको, लेकिन मानना बाहर नहीं निकाल देना, एक मानना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको कहा देयर आर 6 फ्रेंड्स टू बी अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है, कितने दोस्त हैं, 6। पहला पॉइंट, इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी अरेंज्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 फैक्टोरियल, मतलब 6p6, 6 में से 6 को अरेंज करो मतलब 6 फैक्टोरियल, बराबर। 6 में से 6 को अरेंज करेंगे मतलब 6p6, 6p6 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 720। इतना पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ए बी सी को अरेंज किया था, तो देयर वर 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे 6 लोगों को अरेंज करने 6p6, राइट, ओके। सेकंड आपको बोला मैंने, सो दैट 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स आर ऑलवेज टुगेदर, so that 2 particular friends are always together, ठीक है। 2 पर्टिकुलर फ्रेंड्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो मैंने आपको क्या कहा, जिनको साथ में बैठना है उनको हमेशा एक यूनिट माना। एग्जाम्पल लेता है, जैसे मान लेता है मापुस्कर और यश, वो बोलते हैं सर आप हमको ये 6 में से कहीं भी बैठाओ, लेकिन हमको साथ में बैठाओ, हमको साथ में बैठना है, राइट। तो बेसिकली टोटल 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, राइट। वो बोल रहे हैं सर हमको जहां बिठाओगे हमको एक ही बात मानना, मतलब अगर आप यहां बीच में बिठाना चाहते हो, हम दोनों को यहां बिठाना है, ऐसे, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रीट देम एज वन यूनिट, वो दोनों ही वो एक ही है, वो दोनों ही वो एक है, राइट। अब इनको एक और बाकी कितने बच गए, 4, ट्रीट देम एज वन यूनिट, ऐसा नहीं बोलना कि सर 4 लोगों को अरेंज करना है, उनको भी अरेंज करना है, लेकिन वो दोनों ही वो एक ही है, राइट। तो हम उनको ऐसे मानेंगे कि सर मेरे पास तो 5 लोग हैं, मेरे पास कितने हैं, 5 लोग, ट्रीट देम एज वन यूनिट, अगर उनको साथ में बैठना है ना, तो मैं उनको साथ में बिठाऊंगा, साथ में बिठाऊंगा, उनको बोलूंगा ठीक है, मतलब ये बॉक्स जहां भी शिफ्ट करना है, जरूरी नहीं उनको साथ में बिठाओ, आप उनको यहां बिठा सकते हो, तो वो दोनों को बीच में चेयर लगाना, समझ में आ रहा है, लेकिन जहां भी बिठाएंगे साथ में बिठाएंगे, ट्रीट देम एज वन यूनिट, बाहर नहीं निकाल देना, एक तरीका है उनको, दैट इज दोनों को साथ में बिठा दो, समझ में आ रहा है। लेकिन कैन आई अरेंज अमंग्स देमसेल्फ, जैसे मान लेते हैं ये वापस करे, ये यश है, वाई एम एम वाई, ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या मैं उनको भी आपस में अरेंज कर सकता हूँ, यस। तो उनके लिए वापस से 2 फैक्टोरियल वेज आएगा, 3 लोग आएंगे तो 3 फैक्टोरियल वेज आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, मतलब जब भी ऑलवेज टुगेदर रहेगा, जब भी ऑलवेज टुगेदर रहेगा, सबसे पहले ट्रीट देम एज वन यूनिट, उनको एक मानना है, राइट। टोटल कितने थे, 6, 6 में से 2 ने बोला सर हमको हमेशा साथ में बैठना है, मैंने कहा तुम दोनों का एक बॉक्स बना लो, तुम एक है बाकी 4, मतलब टोटल 5 है मेरे पास, 4 को अरेंज नहीं करना, 5 को अरेंज करना, प्लस उन्होंने बोला साथ में बैठने हैं, उसको लेफ्ट में उठाओ या राइट में उठाओ क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, अलग अलग तरीके हैं उनके, अलग 2 वेज। प्लीज बताइए कितना आंसर आ गया, 240, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि अब हो गया उनका झगड़ा, ठीक, सो दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन आर नेवर टुगेदर, आर नेवर टुगेदर, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया, इट इज टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर,
टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अब सीधी बात है, टोटल कितने वेज थे अपने पास 720। 720 में से कितने तरीके में वो हमेशा साथ बैठते थे 240, कहने से बचे हुए तरीके में वो अलग थे। समझ में आ रहा है? वो बोलते सर साथ में नहीं बैठेंगे हम, और कहीं जहां बैठाना बैठाओ, साथ में नहीं बैठेंगे हम। साथ में नहीं बैठना है तो वो 240 छोड़ के बाकी जो 480 थे वो तो अलग अलग ही थे ना। समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी टोटल विच इज 720 माइनस ऑलवेज टुगेदर विल गिव मी 480 एज नेवर टुगेदर। क्या ये इतना पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर वो नेवर टुगेदर पूछना तो हमको तीन चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक है विदाउट एनी कंडीशन, एक है ऑलवेज टुगेदर, और नेवर टुगेदर विल बी टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? सबको समझा? अब इसका शॉर्टकट की बात करें, अगर डायरेक्ट नेवर टुगेदर पूछ लिया तो कैसे करें? ओके, मुझे इसके आंसर चाहिए 5 फैक्टोरियल इंटू 6 एंड 6 फैक्टोरियल इंटू 5, अलग अलग। एक सॉरी 6 थे ना वो, सॉरी। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 इंटू 4 इज 480। एक नेवर टुगेदर शॉर्टकट बात करें, द शॉर्टकट इज नेवर टुगेदर का n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, डायरेक्ट आंसर। ये क्यों सिखाया मैंने? बिकॉज दो रीजन। एक तो कभी करना वो फॉर्मूला पूछते थे डायरेक्ट, n थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। प्रॉब्लम बच्चों को 2 3 4 5 में नहीं आती, बच्चों को n में प्रॉब्लम होती है। अगर वो बोलते हैं n थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड, हाउ मेनी वेज विल बी देयर सो दैट दे आर नेवर टुगेदर, तो उसका आंसर क्या रहेगा? n माइनस 1 फैक्टर इनटू n माइनस 2। राइट, एक बार प्रूव करें। n कितना था यहाँ पे, कितने लोग थे टोटल? 6। 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2। 6 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल इनटू 4 व्हिच इज दिस वर्क्स ईच एंड एवरी टाइम। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टोटल निकालो फिर ऑलवेज टुगेदर माइनस करो, आपको नेवर टुगेदर मिलेगा, या फिर एक शॉर्टकट तरीका ये वाला। नेवर टुगेदर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ ये फॉर्मूला ही आप एज इट इज रख लो कि नेवर टुगेदर में हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2। इज द पॉइंट क्लियर? n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। सबको समझा ये पॉइंट? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने एक वर्ड दिया, या फिर मैंने आपको बोला कि आपके पास फुल पावर्स है रेनबो के कलर्स ऊपर नीचे करने में। ठीक है, रेनबो के कलर्स ऊपर नीचे करने में पावर है, ऐसा सिर्फ इमेजिन करो, कभी मिलने वाला नहीं आपको पावर। कलर्स ऑफ रेनबो आर टू बी अरेंज्ड, कलर्स ऑफ रेनबो आर टू बी अरेंज्ड। ठीक है, तो प्लीज बताइए कितने अलग अलग वेज हैं। अब ये क्या, ये बताना पड़ेगा रेनबो में कितने कलर्स हैं? हाउ मेनी वेज? तो आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल वेज विच इज 5040। राइट, ओके। सेकेंड, रेड एंड येलो आर टुगेदर। वो बोलते हैं सर जो भी कलर बनाएंगे रेड और येलो को हमेशा साथ में रखना। रेड एंड येलो आर ऑलवेज टुगेदर। तो क्या सिखाया था मैंने? ट्रीट देम एज वन यूनिट। मैंने उनको एक मान लिया, आर और वाई। ट्रीट देम एज वन यूनिट, साथ में चाहिए ना, ट्रीट देम एज वन यूनिट, एक मान लो। ठीक है, एक है, बाकी कितने बच गए? 5। 1 2 3 4 5, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 6, क्योंकि 5 वो और बाकी जो रेड येलो उनको एक मानना, उनको हटा नहीं देना। ट्रीट देम एज वन यूनिट, टोटल कितने हो गए? 6। एंड क्या मैं रेड वाई वाई रेड ऐसे कर सकता हूँ? तो उनको आपस में अरेंज कैसे करेंगे? 2 फैक्टोरियल में, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1440। और टोटल में से ऑलवेज टुगेदर माइनस करेंगे तो नेवर टुगेदर का आंसर क्या आ जाएगा? 3600। एक बार चेक करो 3600 आ रहा है क्या? रेड एंड येलो नेवर टुगेदर। सीधी बात है, टोटल 5040 था, उसमें से 1440 टाइम्स तो रेड और येलो साथ में थे, तो बाकी जो बचे हुए वो नहीं है। एक शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, शॉर्टकट क्या था? n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, ये शॉर्टकट था अपना। जल्दी बताइए n यहाँ पे कलर्स कितने? 7, तो इसका आंसर रहेगा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2। 7 माइनस 1 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 इज 5। चेक, 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 5 विल गिव मी 3600 एज द फाइनल आंसर। सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हाउ मेनी वेज? ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी किया बेटा मैंने, वो 2 की जगह मैंने यहाँ पे रेड एंड येलो लिया। हाउ मेनी वेज? एक है रेड एंड येलो और ऑलवेज टुगेदर, एक है रेड एंड येलो और नेवर टुगेदर।
अगर नेवर रहा नेवर, तो इसका शॉर्टकट क्या दिया मैंने आपको, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन में? मैं डिक्टेट कर लूं बेटा। मैंने फर्स्ट लिखा है हाउ मेनी वेज, सेकंड लिखा है रेड एंड येलो आर ऑलवेज टुगेदर, थर्ड लिखा है रेड एंड येलो आर नेवर टुगेदर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, जो ऊपर वाले क्वेश्चन था ना उसको कॉपी पेस्ट किया मैंने। सबको समझा ये पॉइंट? पक्का। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, मुझे एक 7 से 8 मिनट और चाहिए, तो मैं उतना कंटिन्यू करूंगा। क्वेरीज में तो ज्यादा लेना बेटा, टाइम वैल्यू की। चलिए आगे बढ़ता। ये ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर समझ में आया बेटा सबको? कंसेप्ट क्लियर है? ओके, अब प्लीज ध्यान देना। एक वर्ड ले रहा हूं मैं संडे, और वो संडे पे मैं आपको 6-7 क्वेश्चंस दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर ये संडे वाला वर्ड आ गया आपको, तो लगभग लगभग कॉम्बिनेशन में वैसे ही क्वेश्चंस आता है, लगभग लगभग। फिर थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं वो उस पे रहेंगे, राइट? द वर्ड इज संडे, द वर्ड इज संडे, ठीक है? ओके, तो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी अरेंज्ड? In how many ways can this be arranged? Yes, कितने अल्फाबेट से? 6। कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 6 फैक्टोरियल मींस 720। क्लियर है? 6 फैक्टोरियल मींस 720। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। So that the word starts with S. एस से स्टार्ट होना चाहिए। अब जो भी वर्ड बनाओ स्टार्ट एस से होना चाहिए, जो भी हो स्टार्ट किससे होना चाहिए? एस से। तो टोटल कितना है प्लीज बताइए? 1 2 3 4 5 6। उसने बोल दिया सर यहाँ पे तो एस ही बैठेगा। जो भी वर्ड बनाओ स्टार्ट एस से होना चाहिए, जो भी वर्ड बनाओ स्टार्ट एस से होना चाहिए। कहने से एस को वहां बिठाने के लिए एक ही तरीका है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई तेरे लिए तो एक ही तरीका है, एक में से एक को ही बिठा दो। पहले वाले एस को बोलो तू जाके बैठ जा भाई, क्योंकि तुमने कंडीशन डाल दी मेरे ऊपर, कंडीशन डाल दी। अब जो भी वर्ड बनाओ स्टार्ट एस से होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बनाओ, एस एस से स्टार्ट हुआ, फिर आप ऐसे ले लो NUDAY ऐसे ले लो, या फिर SDNUAY ऐसे बनाओ। कुछ भी वर्ड बनाओ लेकिन स्टार्ट एस से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ भी वर्ड बनाओ एस से स्टार्ट होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर? अब बताइए, एस को अगर मैंने फर्स्ट पे से बिठा दिया, कितने लेटर्स बच गए आपको? 5। और जगह कितनी आपके पास? 5। तो कहने से 5 में से 5 को अरेंज करना है मुझे, राइट? तो इसका फाइनल आंसर रहेगा 1 into 5 फैक्टोरियल विच इज 120। अगर आपको एस से स्टार्ट करना है तो ऐसे 120 अलग अलग वर्ड्स आप बना पाओगे जो एस से स्टार्ट होंगे आपके। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, स्टार्ट विथ एस बट डज नॉट एंड विथ एन। स्टार्ट एस से होना चाहिए, एन से एंड नहीं करना, आखिरी में एन नहीं आना चाहिए, ठीक? तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अल्फाबेट्स हैं। फर्स्ट प्लेस पे किसको बिठाना? एस को। मैंने बोला तू जाके बैठ जा, कहने से उसके लिए एक ही तरीका है, 1P1। लास्ट में उसने क्या बोला? क्या नहीं आना चाहिए? एन नहीं आना चाहिए। क्या क्या चलेगा आपको फिर? एस हो गया ऑलरेडी, एस चलेगा क्या वापस? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऊपर एक बोल दिया आपको विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना। एस को बिठा देना पहले वहां पे। एस बोलेगा सर मेरे को तो बिठा दिए। यू चलेगा, डी चलेगा, ए चलेगा, वाई चलेगा, एन चलेगा क्या? नहीं, उदय चलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट इस पे 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन एक टाइम पे कितने को बिठाओगे? एक को बिठाओगे। कहने से 4 में से मैं सिर्फ एक को ही जगह दे पाऊंगा, तो 4P1 इज द आंसर। 4 में से एक को ही जगह दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन 4 है लेकिन जगह तो एक ही है, लास्ट वाली। लास्ट को एक साथ लास्ट पे थोड़ी बिठा सकता हूँ सबको, एक को बिठाऊंगा, राइट? ओके, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यू को बिठा दिया वहां पे, यू बैठ गया वहां पे, राइट? क्या ये 3 अब यहां बैठ सकते हैं क्या? DAY। ओके, इसके अलावा क्या वो एन को बीच में बिठा सकता हूँ? प्लीज बताइए कितने लेटर्स फुल हो गए? 2। और कितनी जगह बाकी है? 4। लेटर्स कितने? 4। तो कहने से 4 में से 4 को अरेंज करना है, 4P4। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? 1 into 4 factorial into 4। 4P1 is 4, 4P4 is 4 factorial, which is 96। ये समझ में आता है कि 4P4 4 factorial होता है, NPN is n factorial, NP1 is n, 4P1 is 4।
तो आंसर क्या रहेगा 96। सबको समझा ये पॉइंट? मतलब जिस पे रेस्ट्रिक्शन है उस पे रेस्ट्रिक्शन मैंने सॉल्व करना शुरू किया। यस, योगा क्या हुआ बेटा? समझा पॉइंट? किसको कोई क्वेरी यहां तक? सबको समझ रहा है? ओके, थर्ड सॉरी फोर्थ पॉइंट। Vowels always together. Vowels are always together. The vowels are always together. उनको हमेशा साथ में बैठना है, ठीक है? Vowels are always together. प्लीज बताइए यहाँ पे संडे में SUNDAY vowels कितना है? U and A, ठीक है? U और A को मैंने क्या बताया, शॉर्टकट क्या बताया? ट्रीट देम एज वन यूनिट। तो मैंने उनको बोल दिया भाई तुम साथ में बैठो U और A। और कितने बाकी रह गए? और कितने बाकी रह गए? 4। मैंने आपको बोला था इनको एक मानना। नॉर्मली बच्चे ये करते हैं सर 4 को अरेंज करना है, 4 को नहीं 5 को अरेंज करना है। ट्रीट देम एज वन यूनिट, ऑलवेज टुगेदर ना, ट्रीट देम एज वन यूनिट। क्लियर है? ट्रीट देम एज वन यूनिट। कितने अल्फाबेट्स है मेरे पास टोटल? 5, तो 5 फैक्टोरियल। और क्या यू ए ए यू आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या? साथ में बैठने बोला। अब यू ए बोलो या ए यू बोलो, दो अलग अलग वर्ड बन जाएंगे, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या रहेगा? 120 into 2 will give you 240। सबको समझ में आ रहा है? Vowels always together। Fifth. The word day is always present. Is always present. कहने से day को साथ में बैठना है मतलब? The word day should always be present। वो बोलना ये चाहता है कि अगर आप ऐसा वर्ड बनाओगे SUDAYN, तो DAY हमेशा दिखना चाहिए मुझे। कोई भी वर्ड बनाओ या फिर आप U बनाओ UDAYSN, DAY हमेशा दिखना चाहिए। कोई भी वर्ड बना दो, DAY हमेशा साथ में रहना चाहिए। DAY एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए। कहने से DAY को साथ में बैठाना है। इन शॉर्ट, टेक DAY ऑलवेज टुगेदर। ये तीनों को साथ में बैठाएंगे, ट्रीट देम एज वन यूनिट। और कितने अल्फाबेट्स बच गए? 3, 1 2 3 SQN, राइट? टोटल कितने वेज हो गए? 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 फैक्टोरियल। अब प्लीज बताइए क्या हम DAY को आपस में अरेंज कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों? डे साथ में चाहिए, DYAD ऐसा नहीं चलेगा। DAY क्लियर डिस्टिंग्विश होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं रीअरेंज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। उसने क्लियर बोला है मुझे डे दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे वो वर्ड डे दिखना चाहिए। मतलब आपस में बात करना बंद करो, प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मैं उनसे ज्यादा अच्छे से क्वेरी सॉल्व करूंगा आपकी, ठीक है? प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि अगर आपने SU लिखा, DAY हमेशा चाहिए और फिर N लिख दो। आप N से स्टार्ट कर लो, U ले लो, फिर DAY ले लो, फिर S ले लो। इन शॉर्ट डे हमेशा दिखना चाहिए। कोई भी वर्ड बनाओ, DAY हमेशा दिखना ही चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है? तो इन शॉर्ट मैं अब DAY जो आपस में 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, उनको अरेंज नहीं कर पाऊंगा। सबको समझ में आएगी? नेक्स्ट हो रही है ना? ये इंपॉर्टेंट केस है। 6th वाला, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वॉवल्स को क्या करना है? ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करना है, ठीक है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन में वॉवल्स कितना है? 2, जगह 6 है। 1 2 3 4 5 6। प्लीज बताइए वॉवल्स के लिए कितनी ऑप्शंस खुले हैं? 3 ऑप्शंस। ऑड प्लेसेस मतलब कहने से या तो आप फर्स्ट प्लेस उठाओ या थर्ड प्लेस पे या फिफ्थ प्लेस पे, ठीक है? जगह कितनी है? 3, लेकिन वॉवल्स कितना है? 2 ही है। तो कहने से ये जो वॉवल्स है, ये जो जगह है, ये वॉवल्स के लिए है। वॉवल्स के लिए 3 में से मेरे पास 2 ही ऑप्शंस है। भले ही फिफ्थ प्लेस भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जगह 2 ही है। या तो फर्स्ट और थर्ड पे बुक करो, या फर्स्ट और फिफ्थ पे बुक करो, या थर्ड और फिफ्थ पे बुक करो। लेकिन ऑप्शंस मेरे पास 2 ही है, मैं 3 को नहीं बिठा सकता। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं मैंने ये 2 जगह फुल कर दिया, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है? प्लीज बताइए कॉन्सोनेंट्स के लिए कितनी जगह ओपन है? 4। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। ये नहीं बोलना 3 जगह है। क्यों? आप बोलोगे सर 1 2 3 जगह है, लेकिन ये भी तो जगह खाली है ना यार, उसको तो बिठाऊंगा ना वहां पे। उसने बोला वॉवल्स को ऑड प्लेस पे बिठाओ, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सोनेंट ऑड पे बैठ ही नहीं सकते। मैं वॉवल्स को ऑड प्लेस बिठा रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड बिठाया मतलब कंडीशन पूरी की आपकी। जो लास्ट प्लेस बच गई है उसमें बिठा सकता हूँ मैं। तो कॉन्सोनेंट्स के लिए कितने ऑप्शंस खुले हैं प्लीज बताइए? कॉन्सोनेंट्स के लिए
4 ऑप्शंस खुले हैं, ऑप्शंस 4 है मेरे पास, और कॉन्सोनेंट्स कितने, कॉन्सोनेंट्स भी 4 ही हैं, तो 4 में से 4 को अरेंज करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी 6 into 24 which is 144. क्या आंसर आएगा, 6 into 24 which is 144. 3p2 is 6 and 4p4 is 4 factorial which is 24. तो आपका आंसर आएगा 144. सबको समझा ये पॉइंट? वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस बोला है। ऑड प्लेसेस का मतलब यही होता है वहां पे कि हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन बनाए, लेकिन मेरे पास 3 वॉवल्स है नहीं, मेरे पास 2 ही वॉवल्स हैं, तो 3 में से 2 को तो अरेंज कर लिया मैंने। तो मैंने बोला भाई तुमको कौन सी जगह पसंद है, तो यू ने बोला सर मेरे को फर्स्ट प्लेस पसंद है, ए ने बोला सर मेरे को थर्ड प्लेस पसंद है, तो फिफ्थ प्लेस खाली है ना, उसको कॉन्सोनेंट को दे सकता हूँ जगह। समझ में आ रहा है? अगर मान लेते हैं ये जगह नहीं बोलता है, वो बोलता है सर मैं यहाँ बैठूंगा, मैंने कहा ठीक है तू वहां जाके बैठ जा, फर्स्ट और फिफ्थ ऑक्यूपाई कर ले, तो कहने से थर्ड प्लेस खाली है, वहां तो कॉन्सोनेंट को बैठा सकता हूँ। मेरा कंडीशन ये था कि वॉवल्स को ऑड प्लेस पे बिठाना, तो बिठाया ना मैंने ऑड प्लेस पे, फर्स्ट और फिफ्थ पे। इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड प्लेस में ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, थर्ड प्लेस कॉन्सोनेंटली बनी गई है। सबको समझ में आया ये पॉइंट? तो यहाँ पे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का ये वाला एक इंपॉर्टेंट केस है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। पक्का? नेक्स्ट, नंबर्स। नंबर्स 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 नंबर था, ठीक है? 5 नंबर है 1 2 3 4 5। I want a 3-digit number. I want a 3-digit number. तो 5 में से कोई भी 3 नंबर्स ले लो, बन जाएगा 3-digit नंबर। 5 में से कोई भी 3 नंबर्स ले लो, बन जाएगा 3-digit नंबर, राइट? तो आंसर विल बी 5p3। सॉल्व करना था कि 5p3 सबको? अभी से क्या आया था, 5 into 4 into 3, कितने अलग अलग हैं? तो यू कैन फॉर्म 60 डिफरेंट नंबर्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट नंबर्स यू आर फॉर्मिंग, बट 60 अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं। आ रहे समझ में ये? ओके। आई वांट अ 4-digit नंबर। 1 2 3 4, 5 में से 4, इसका आंसर क्या रहेगा? आपको याद है ना, npn -1। 5p4 इज ऑल्सो बाय फैक्टोरियल। नहीं है तो सॉल्व कर लेना। 5p4 क्लियर है ये? 120। ओके। आई वांट अ 5-digit नंबर, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 5p5। 5 में से 5 को अरेंज करना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 120। इजी। अब इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। नंबर्स वही है 1 2 3 4 5। आई वांट अ 4-digit इवन नंबर। आई वांट अ 4-digit इवन नंबर। डिजिट 4 ही चाहिए और इवन चाहिए। हाउ विल यू डिसाइड वेदर इट इज इवन और ऑड? द लास्ट प्लेस शुड बी 2 4 6 8 0, राइट? तो 4-digit नंबर है, 1 2 3 4। जस्ट ट्राई टू मेक अ ड्राइंग, इट विल क्लेरिफाई जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे। आपका लास्ट प्लेस डिसाइड करता है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 में से इवन नंबर चाहिए आपको। आखिर में क्या चलेगा? या तो 2 या तो 4। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। प्लीज बताइए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितने नंबर्स बिठा सकते हो आप? 1। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 में से कोई भी एक को अरेंज कर लो यहाँ पे। 2 में से किसी एक को बिठा दो यहाँ पे, या तो 2 को बिठाओ या तो 4 को बिठाओ, ठीक है? लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, 2 बोला कि सर मैं बैठूंगा यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है तू बैठ जा। प्लीज बताइए, पहले 3 के लिए कितने ऑप्शंस खुले हैं आपके पास? नंबर्स थे 1 2 3 4 5। 2 को बिठा के आया मैं लास्ट में, कितने ऑप्शंस खुले? 4। जगह कितनी है? 3। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4p3। 4 में से आप किसी भी 3 को बिठा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। समझा सबको ये? सबसे पहले इवन नंबर बोला उसने, इवन है या ऑड है डिसाइड कैसे करेंगे? द लास्ट प्लेस विल डिसाइड वेदर इट इज इवन और ऑड। द लास्ट प्लेस विल डिसाइड वेदर इट इज इवन और ऑड। तो लास्ट प्लेस में या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। व्हाई डिड आई नॉट टेक 6 and 8? क्योंकि अपने लिस्ट में नहीं है, 1 2 3 4 5 में से कंसीडर करना, राइट? तो उसमें से इवन आने के 2 और 4 ही है, तो मैंने 2 और 4 को बिठाया। फिर ऑब्वियसली 2 और 4 को एक साथ थोड़ी बिठा सकता हूँ, किसी एक को बिठाऊंगा। तो मैंने बोला किसको बैठना है बैठो, तो उसने बोला सर मैं बैठूंगा। 2 बैठा दिया, राइट? तो मैंने बोला ठीक है, 2 अब बैठ गया तो आगे नहीं आ सकता, तो मैंने कहा ओके 2 को बिठा दिया, राइट? अब 2 छोड़ के बाकी कितने नंबर्स बच गए? 4। जगह कितनी है? 3। 4 में से 3 को अरेंज करेंगे, आंसर 4p3 रहेगा। तो 4p3 is 24, 2p1 is 2, total of 48. Is the point clear? Okay. Let's try with 4-digit odd number. Let's try with 4-digit odd number. Please tell me, how will you decide whether it is even or odd? The last place should be 13579, right? Last place should be 13579. तो 4-digit नंबर, यहां पे क्या क्या चलता है प्लीज बताइए? यहां पे या तो 1 या तो 3 या तो 5। 3 नंबर्स में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही बिठाओगे,
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इसका आंसर क्या रहेगा 3p1। अब लेट्स से 1 2 3 4 5 में से 1 को बिठा दिया मैंने स्टार्टिंग के प्लेस के लिए। कितने ऑप्शन है मेरे पास 4, जगह कितनी है 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4p3। इसका आंसर 4p3 is 24, 3p1 is 3, टोटल ऑफ 72। आया समझ में? सी अगर आपके कैलकुलेशन थोड़े स्लो है दैट डजंट मैटर्स, आपको वो लिखते आ रहा है कि 4p3 इंटू 3p1 उतना आ रहा है क्या, उतना आ रहा है तो आप आंसर इजीली निकाल लोगे। थोड़ा स्लो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 तक पहुंच जाओगे आप। आपको मेन है ये समझ में आना। यहां तक आ रहा है सबको? ओके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं इस पर 3 क्वेश्चन आएंगे। आई वॉन्ट अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000। प्लीज बताइए हाउ विल यू डिसाइड वेदर इज अ नंबर ग्रेटर देन 3000? आपका फर्स्ट प्लेस डिसाइड करेगा वो नंबर क्या है, ठीक है? नहीं बेटा रिपीट करने वाला हूं क्या मैं? रिपीट करेंगे क्या? अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 3 लिख दूं, आगे कोई भी नंबर लिखो 3000 में बढ़ जाएगा ना। फर्स्ट प्लेस विल डिसाइड वेदर इज अ नंबर ग्रेटर देन 3000 और नॉट, ठीक है? सेकंड प्लेस कैसे डिसाइड करेगा? अगर मैं सेकंड प्लेस 0 पे लिख दूं तब भी 3000 तो बता देगा ना। सो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर चलेगा? सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पे कौन सा नंबर चलेगा? या तो 3, या तो 4, या तो 5। कहने से आगे कोई भी नंबर रहना तो ये 3000 से बड़ा ही रहेगा। अभी 3 रहेगा तब भी 3000 समथिंग नंबर आएगा। 4 तो ऑब्वियसली 4000 5000 सब बड़े ही रहेंगे, राइट? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितने हम नंबर्स पिक करेंगे? कोई भी एक, ऑब्वियसली या तो 3 लिखूंगा, या तो 4, या तो 5, कोई भी एक। लेट्स से 3 ने बोला सर मैं बैठता हूं यहाँ पे, मैंने कहा ओके तू बैठ जा। अब प्लीज बताइए 1 2 3 4 5 में से कौन सा बुक हो गया 3, कितने अल्फाबेट बाकी रह गए 4, जगह कितनी है 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा 4p3। तो इसका आंसर रहेगा 3 into 24 which is 72 again. Is the point clear to everyone? Okay. One very important question, star mark question. I want a number greater than 4000. Yes, I want a number greater than 4000. आप बोलोगे अभी तो क्या सर 3 की जगह 4 ले लेंगे। नंबर ग्रेटर देन 4000 बोला मैंने, ऊपर भी नहीं बोला नंबर ग्रेटर देन 3000। अब मैंने बोला 4000, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है प्लीज बताइए? फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है 4 या 5? तो ऑब्वियसली दोनों में से एक ही रहेगा। इसमें से 1 2 3 4 5 में से मान लेते 4 हो गया, तो 4 है, 4 में से कितनी जगह है 3, तो इसका आंसर रहेगा 2 into 24 which is 48। पहला ऑप्शन 48 है बट दैट इज नॉट करेक्ट। यस, नंबर ऑफ डिजिट्स की तो बात ही नहीं किया मैंने। डिड आई से मैंने 4 डिजिट बोला क्या? नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि 4000 से बड़ा चाहिए, तो माइंड अज्यूम कर लेता है सर आपको 4 डिजिट चाहिए होगा। मैंने कभी नहीं बोला मुझे 4 डिजिट चाहिए। समझ में आ रहा है? जब मैंने नंबर ग्रेटर देन 4000 बोला, ऊपर आप देखो हर बार मैंने डिफाइन किया कितने डिजिट, 4 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट, राइट? यहां पे मैंने कभी डिफाइन नहीं किया कौन सा डिजिट चाहिए मुझे। सो इट कैन बी ईदर अ 4 डिजिट नंबर और कैन इट बी 5 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है? क्या 5 डिजिट नंबर भी चलेगा? क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला था कि मुझे 4 डिजिट चाहिए, मैंने सिर्फ बोला 4000 से बड़े नंबर बना दे। समझ में आ रहा है? तो प्लीज बताइए 5 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस पे क्या रहेगा? कहने से कुछ भी चलेगा। अब ये नहीं बोला सर 4 और 5 लिखो, क्योंकि अगर 1 भी लिखो तो वो 10,000 सीरीज में आएगा। 10,000 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4000, राइट? तो अल्टीमेटली 5 नंबर्स हैं और इसका आंसर रहेगा 5 में से 5, तो टोटल ऑफ 168। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स उन्होंने डिफाइन नहीं करके दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर 3 डिजिट नंबर बिकॉज दे वांट अ नंबर ग्रेटर देन 4000। 4000 से बड़ा चाहिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस डिसाइड करेगा, राइट? बट मैंने कभी नहीं बोला था मुझे 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट भी चलेगा, 5 डिजिट भी तो चलता है। सबको समझा ये पॉइंट? एवरीवन? ओके, सो फिलहाल आज के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन कल खत्म भी हो जाएगा, कल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। स्टॉप करते हैं यहाँ पर।